बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और पाकिस्तान भर में सर्दी की शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्दी के मौसम को से भरपूर तरीके से लुत्फ़ उठा रहे हैं, और कुछ हमारे बहन भाई जो हैं वो इस सर्दी की वजह से तकलीफ़ में भी मुब्तला हैं, जो अपने बच्चों को गर्म कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, या ऐसे हमारे बहन भाई जो सर्दी से बचने के लिए लिहाफ वगैरह नहीं ख़रीद पा रहे हैं। और कुछ जगहों पे जैसे कराची जैसे शहर में अमूमन इतनी सर्दी नहीं पड़ा करती है, तो इस दफ़ा सर्दी की शिद्दत में जब इजाफा हो गया, अच्छा लोग आदी भी नहीं है गर्म कपड़े रखने के, और स्पेशली आजकल के दिनों में जब महंगाई का दौर है और गुर्बत की वजह से बुरा हाल है, तो ये बात सुबह सुबह सिर्फ करने का मकसद ये है कि हमारी अलमारियों में, हमारे संदूकों में सर्दियों के इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो शायद पूरे सीज़न में एक दफ़ा या दो दफ़ा पहने जाते हैं, तो हमें चाहिए कि वो किसी के काम आ जाए। भाई उधर हमारे पास अलमारी में पड़े रह गए और कोई हमारा मुसलमान भाई, पाकिस्तानी बहन भाई हमारा सर्दी से ठठरता रह गया, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए, एक मुसलमान के लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो खैर हम पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा एक दूसरे का बढ़ चढ़ के साथ देते आए हैं। जब भी कोई दूसरा हमारा बहन भाई मुश्किल में रहा है, हम पाकिस्तानी घर नहीं बैठे हैं, और इस वक्त हमें ये सिर्फ सोच देना चाहिए कि सर्दी की वजह से कुछ लोग वाकई मुश्किल में हैं। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ आते हैं। प्रोग्राम को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपसे कुछ ऐसे मेहमानों को मिलवाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और ये सिर्फ आम स्टूडेंट्स नहीं है, मेरे ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं, ये होनहार स्टूडेंट्स हैं। हाल ही में एक मुकाबला हुआ है और उसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड पाकिस्तान भर से बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग भी उस मुकाबले में मौजूद थे, और हमारे इन होनहार स्टूडेंट्स ने नुमाइंदगी की है एक इदारे की, एक तालीमी इदारे की, और इन्होंने वो मुकाबला जीता है, और ये बड़े एजाज़ की बात है, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इतने काबिल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और वैसे भी जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं या जो वाकई काबिल लोग होते हैं, उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है, और ये उनका हक़ भी है। और अगर हम अपने काबिल पाकिस्तान के बेटों की अगर हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो फिर वो पाकिस्तान की उस तरह बढ़ चढ़ के जिस तरह हम चाहते हैं उस नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी। ये एक प्रोसेस रुक जाएगा। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, सीए के फाइनलिस्ट हैं जनाब सैयद शहरियार हुसैन। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहरियार? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आप भी सीए के फाइनलिस्ट हैं, अहमद तनवीर। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये पढ़ने लिखने वालों को इतनी जल्दी एनके क्यों लग जाती हैं? बस यही तो निशानी है पढ़ाई की। अच्छा, यही निशानी है। मेरी एनक भी तैयार करो, ये रोज स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ यार तुम लोगों का। अच्छा, आपके एक तीसरे टीम मेंबर भी थे? जी, वो कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से आ नहीं पाए। उनका नाम मोहम्मद याया है, एंड ही वाज वन ऑफ आवर प्रोमिनेंट टीम मेंबर्स। ही वर्कड रियली हार्ड, ओके, सो और a due credit goes to him as well. जबरदस्त। अच्छा देखिए, स्टूडेंट्स के तो मुकाबले होते रहते हैं, ये जो मुकाबला है ये स्टूडेंट्स के बीच में नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच, सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में नहीं था, है ना? ये तो इसमें तो ये क्या था, थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन करें। जी, ये मुकाबला पूरे पाकिस्तान, अगरचे ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस कमेटी ने ये करवाया था मुकाबला, और इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स शामिल थे बल्कि पूरे पाकिस्तान से ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बल्कि ACCA के और दीगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ने भी उधर मुकाबला किया था, जो आज प्रोमिनेंट कंपनीज में सर्व कर रहे हैं।
ओके, दैट्स नाइस, जबरदस्त। तो इसमें कितने लोग शरीक थे तकरीबन इस मुकाबले में? इसमें तकरीबन अराउंड 39 टीम्स थी और 120 के करीब अराउंड जो है प्रोफेशनल्स थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे। और स्टूडेंट्स कितने थे? स्टूडेंट्स हम लोग इसको एग्जैक्ट बाइफरकेट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स ही थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे। बेसिकली इफ आई एस्टिमेट इट्स लाइक 3 to 5 teams were based on students. अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये हर साल होता है मुकाबला? जी ये हर साल होता है। जी ये हर साल होता है। तो हर साल कौन जीतता है ये? हर साल ज़्यादातर तो कॉर्पोरेट टीम्स जीत रही होती हैं, एंग्रो जैसे हो गई, यूनिलीवर हो गई, तो इस तरह की कॉर्पोरेट टीम जीत रही होती है। कोई स्टूडेंट टीम या कोई इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम हुआ था सर 2021 में, जो हम लोग ARTD बिजनेस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई CA इंस्टीट्यूट ने विन किया है। तो ये आप लोगों ने अपसेट किया? एक तरह से काइंड ऑफ अपसेट ही किया हम लोगों ने। अच्छा, उन लोगों हम लोग के फेवरेट्स हिसाब नहीं से, थे, बिल्कुल we were not the favorites but we were like unexpected. अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, ये होता क्या है इस मुकाबले में? क्या था मतलब बेसिकली मेरे ऐसे गैर तालीमी इंसान को बिल्कुल नहीं पता। इस मुकाबले में एक यूनिकनेस ये थी कि इसमें ना सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही थी, अच्छा, बल्कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स यानी आपकी बोलने की सलाहियत, आपके सामने आप पब्लिक में किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, आप किस तरह स्पीक करते हैं, ये भी इसको एग्जामिन हो रहा था। इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी थी जहां आपका टीम वर्क, आपकी मार्केटिंग स्किल्स वो भी गेज हो रही थी। ओके, तो ये टीम जो थी आप लोगों की 3 लोगों पे? 3 लोगों की थी, बिल्कुल। तो ये टीम आप लोगों ने खुद क्रिएट की हुई थी या आपके तालीमी इदारे की तरफ से? नहीं, ये टीम हम लोगों ने खुद क्रिएट की थी, क्योंकि हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो बेसिकली इसका यह था कि हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन हम लोग क्योंकि खुद नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट था, किसी ना किसी टीम के थ्रू जाना, तो हम लोग यहाँ से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग इनके पास प्रपोजल लेके गए। बेसिकली हमने अपनी CA की इब्तिदा हमने इसी इंस्टीट्यूट से की थी। अच्छा, ओके। जी, हम तीनों साथ CA में आए, वी आर बैचमेट्स, और हम लोग साथ CA में आए थे, और हमने एक साथ ऑलमोस्ट एक साथ हमने लेवल 1 जो कि PRC कहलाता है, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, वो हमने क्लियर किया। फिर हमने सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेवल 2 वो भी हमने ऑलमोस्ट 7 क्लियर किया। फिर हम लोग सेम कंपनी में सेम फर्म में इंडक्ट हुए, और सेम फर्म में हम लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है जनाब। तो एक वक्फा आ गया था, वक्फे से एक छोटा सा चक्कर लगा के आ रहे हैं हम, और फिर तफसील से जानते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं, और बहुत सारे हमारी इस वक्त जो है ना वो बहनें वो भी देख रही हैं, वो भी अपने बच्चों को इतना ही काबिल देखना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरह आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस वक्त बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो ज़रा इन सारी चीज़ों पर भी बात करनी है हमें। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफे में आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 2 होनहार स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में एक मुकाबला NFO नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड, ये इन्होंने मुकाबला जो है वो जीता है, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। अच्छा, तो जनाब सैयद शहरयार हुसैन साहब जी, ये बताइए कि फाइनेंस की जो एजुकेशन है ये आपने अपनी मर्जी से मतलब आपने हासिल करना चाहिए, या फैमिली की तरफ से कहा गया कि नहीं आप यही करें, हमारे सबने फाइनेंस पढ़ा है, आपने भी फाइनेंस पढ़ना है, ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बेसिकली CA में आना, ये फील्ड चूज़ करना मेरा बिल्कुल अपना डिसीजन था, और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे ऊपर छोड़ा कि जो तुम्हारा दिल चाहता है, जिस तरफ इंटरेस्ट है वो जाओ, क्योंकि जब तक किसी को कोई फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता उसमें आगे एक्सेल नहीं कर सकता। तो मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर, और मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लिया। जहाँ तक A लेवल्स वगैरह में अपने स्कूल लाइफ में मुझे काउंसलिंग अच्छी मिली, तो उसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे CA में ही जाना है। तो वैसे यूजुअली अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होता है बच्चों का? इंटरेस्ट जिसको होता है उसके लिए तो अकाउंटिंग बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है करने में। अच्छा, जिसको होता है, जिसको इंटरेस्ट हो, बात वही इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको नहीं होता उसके लिए तो उस बेचारे से मैथ्स के 33 नंबर नहीं लिए जाते। अच्छा, आपका क्या है, आपकी फैमिली में या अहबाब में सर्कल में कुछ लोग थे फाइनेंस में, या आप भी इनकी तरह अकेले ही हैं? मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो मतलब
कुछ नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ओके। और मैं अपनी अम्मी अब्बू से स्ट्रगल स्टोरी सुना करता था कि इनके पेरेंट्स इतने वेल ऑफ नहीं थे, बट दे स्ट्रगल्ड एंड दे आर नाउ सिटिंग एट गुड पोजीशंस, दे आर अर्निंग रियली गुड। सो सीए में मेरी आने की मेन वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ, आई लाइक चैलेंजेस। नाइस। तो आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ बिकॉज सीए में आपकी जो ब्रेन स्किल्स हैं वो उसके साथ साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब काफ़ी मैटर करता है सीए में। तो अगर कोई बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा है मगर उसकी अपनी पर्सनल मैनेजमेंट, इसके पास सेल्फ कंट्रोल, इसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सो सीए में वो कुछ हद तक स्ट्रगल करेगा। ओके। तो ये सारा कुछ सिखाया जाता है? ये सारा कुछ सिखाया जाता है बट नॉट एट द लेवल दैट इट शुड बी, एंड दैट वेयर करियर काउंसलिंग कम्स। अच्छा, करियर काउंसलिंग एक स्टूडेंट के लिए मतलब वाकई, क्योंकि मैंने ये सवाल किया कि आपकी फैमिली में कोई है, कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई वकील बन रहा है तो अब्बा जान वकील है, कहते पुत्र भी वकील हो, बेटी भी वकील हो, बीवी भी वकील ही ढूंढी होती है उन्होंने। डॉक्टर्स फैमिली में स्पेशली हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, सारी पूरी फैमिली ख़ानदान डॉक्टर है जनाब। तो हमें ना बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको उस तरह की तालीम दिलवाने वाला जो रवाज है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ फुकदान है उस बात का। अब वो क्या लगता है? जी ऐसा ही है। बिल्कुल आपने सही बात की, और ये अक्सर हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि डॉक्टर इंजीनियर यही बनना है और इसके अलावा लोग देखते नहीं है। और सीए की एक ये हाइप बनी हुई थी कि सीए बहुत ही मुश्किल फील्ड है, लेकिन मैं कहता हूँ सीए में आके जितना मज़ा आता है ना पढ़ाई करने का, उतना किसी और फील्ड में नहीं आता। आपको रिसर्च का मौका मिलता है, आपको चीज़ें पता चल रही होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल किस तरह रही है। तो मैं कहता हूँ सीए बहुत अच्छी फील्ड है। और जहाँ तक आपने बात की कि वो अब्बा डॉक्टर हैं तो फिर बेटा भी डॉक्टर ही होगा, इस तरह तो ऐसा नहीं है। ये एक ज़माने में होता था, लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं सोसाइटी में। और मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बिल्कुल आज़ादी दी थी, मुझे कहा कि जहाँ पे इंटरेस्ट है जो है, बल्कि उन्होंने मुझे काउंसलिंग की, बिठा के बताया, बोला। तो यही है कि आपको अगर घर से भी अच्छा सपोर्ट हो, आपके करियर काउंसलिंग अच्छी हो रही हो, टीचर्स की तरफ से अच्छा सपोर्ट हो, तो आई गेस कि आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। पेरेंट्स में से, फैमिली में से सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस तरफ से रही, और इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश कौन है आपकी कामयाबी से? खुश तो दोनों ही, अम्मी अबू तो दोनों ही खुश होते हैं। हाँ। और दोनों ने ही मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, जितना मैक्सिमम सपोर्ट किया दोनों ने। सारे बहन भाई ऐसे ही पढ़ाकू है? हाँ जी जी। आपके एंड पे भी ऐसे ही है? मेरे बहन भाई में से मेरा भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। आपसे भी ज़्यादा? मेरे से भी ज़्यादा पढ़ाकू है। मेरे भाई ने अभी मैं अगर अपने भाई की बात करूं तो उसने अभी ओ लेवल्स में सदर्न रीजन में 2nd पोजीशन ली है। अरे वाह, जबरदस्त। तो ऑल ओवर पाकिस्तान। हाँ। तो एक वो छोटा भाई है मेरा। तो आप घर में क्या सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं सारे लोग? नहीं, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि सीए में ना तो 14 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर बस स्टडीज़ को मैनेज करते हैं। अगर आप डेली 2 घंटे भी दे रहे हैं ना स्टडीज़ को, और आप कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। अच्छा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली 2 घंटे भी दें तो आई गेस जब तक ये पेपर्स आते हैं तब तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हुई हुई होती है। लेकिन वो 2 घंटे आपको ऑनेस्टली पढ़ना है। 2 घंटे का ये मतलब नहीं है 2 घंटे बैठे तो पढ़ना है, इसमें से 1 घंटा आपने मोबाइल यूज़ कर लिया। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ऑनेस्टली पढ़ना है, अपने साथ ऑनेस्ट होना है। बेसिकली सीए क्वालिफिकेशन में हमारी ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही होती है। अच्छा। सो वी आर ऑल्सो अटेंडिंग ऑफिस। तो हमारे बेसिक नॉर्मल ऑफिस आवर्स में हम ऑफिस अटेंड कर रहे होते हैं, और आफ्टर ऑफिस आवर्स हमें कुछ 2-3 घंटे निकाल कर हमें पढ़ना होता है। बट द मेन थिंग इन सीए इज़ फोकस। अगर आपका फोकस हट जाए, अगर आप कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सीए कर रहे हैं, साथ साथ हम कोई और भी क्वालिफिकेशन कर लेते हैं ताकि अगर सीए क्लियर नहीं हुआ तो ये क्वालिफिकेशन काम आ जाए। अब अच्छा। आपने जब ये सोच लिया ना कि अगर सीए क्लियर नहीं हुआ तो आपने वहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, आपने वहीं अपना फोकस लूज कर दिया। हाँ, भाई कश्तियाँ जला के जाएंगे तो फिर जीत के ही आएंगे ना। बिल्कुल। आपको सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, ये बात सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि बिजनेस और फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या इस वक्त ओवरऑल मार्केट में कुछ बिजनेस के, फाइनेंस के, अकाउंटिंग्स के कुछ असूल बदले हैं, कुछ काम करने के अंदाज बदले हैं, या सब वैसे का वैसा ही है, वही एजुकेशन जो है वो पढ़ाई दी जा रही है पहले वाली? फाइनेंस प्रोफेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बढ़ने की वजह
ये है कि अब सीए में जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो बिजनेस प्रोसेसेस में जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस एंटर हो रही हैं, अब फाइनेंस प्रोफेशनल का काम है कि वो ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करें, मगर अब उसके लिए सिस्टम्स आ गए, इसके लिए कंप्यूटर्स आ गए, इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि अब वो जो हमारे लिए जो नॉलेजेबल काम थे, अब वो कंप्यूटर टेक ओवर कर रहा है। अब एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल हमारे लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स से मुराद ये है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, हम लोगों के इमोशंस को कैसे समझते हैं, हम अपने इमोशंस कैसे मैनेज करते हैं, हम पब्लिक में अगर बोलना हो तो हमें क्या बात करनी है, हमें क्या बात नहीं करनी, हम किस तरह करते हैं। तो बेसिकली जो जजमेंटल साइड है वो अब उसकी डिमांड फाइनेंस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, वैसे पब्लिक आपको कहीं पे क्या बात करनी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कहीं पे क्या बात नहीं करनी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल में कहीं पे क्या बात नहीं करनी हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि बात तो सारे कर लेते हैं मगर कहाँ पे आपको रुक जाना है, कहाँ पे आपने बात नहीं करनी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। राइट। अच्छा, तो वैसे आप स्टूडेंट्स का क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कि जॉब्स की मतलब कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और आप लोगों का मतलब ये देख के थोड़ा सा कोई क्या क्या फील आती है कि कल को आपको लगता है कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी या जॉब नहीं मिली कुछ अर्सा तक तो आप कुछ और प्लान करेंगे या मुल्क से बाहर जाएंगे या मुल्क में आप जॉब्स क्रिएट करेंगे, कैसे प्लान हैं? ये जॉब्स का जहाँ तक हम अपनी फील्ड की बात करें, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूँ, सीए की बात करूँ, तो जॉब रेशो इनका सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जितना भी बच्चा पास होता है सीए क्वालिफाई होता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत है और वही बात है कि पीछे से बच्चा इतना क्वालिफाई हो नहीं पा रहा, तो डिमांड बहुत है। लेकिन बात वही है कि अगर फ्यूचर में आप कहते हैं कि जॉब्स नहीं है वो है, तो ये तो पूरे मार्केट में ही चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट में देखा जाए तो सबसे अच्छी जगह पे हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल सही सबसे ज़्यादा चांस हम लोगों का जॉब वगैरह, क्योंकि जॉब रेशो सबसे ज़्यादा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ही है। तो ये खुशकिस्मती से नहीं बैठे हुए, मेहनत से बैठे हुए, मेहनत से ही बैठे हैं। बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि आपका डायरेक्शन सही हो, बिकॉज अब सीएस का ऑडिट में और सीएस का बुक कीपिंग में काम अब कम होता जा रहा है, बिकॉज वो दैट इज़ टेकन ओवर बाय आईटी। और जहाँ टैक्स प्लानिंग और जहाँ कंसल्टेंसी की फील्ड्स हैं वहाँ अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ी है, बिकॉज वहाँ पर अब टेक्निकल नॉलेज एंड जजमेंट रिक्वायर्ड है। नाइस नाइस नाइस। तो मोहम्मद याहिया जो हैं उनकी वो आपके टीम मेंबर हैं, आपने मतलब एक मुकाबला विन किया है, तो उनकी क्या पार्टिसिपेशन, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आप लोगों के साथ? वो माशाल्लाह से सीए में बहुत इनको जब हमने टीम में सेलेक्ट किया तो हमने इस तरीके से ही किया कि ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। इन्होंने माशाल्लाह से सीए में जितनी जल्दी इन्होंने पेपर्स क्लियर किए, दैट्स अ वेरी फास्ट रूट। इन्होंने इन द लास्ट अटेम्प्ट ही वाज द ओनली पर्सन, वो एक वाहिद बंदे थे जिनके 5 पेपर्स एक अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे पाकिस्तान में। सो माशाल्लाह से बहुत होनहार थे, बहुत नॉलेजेबल थे। तो अभी प्रोग्राम में क्यों नहीं आए? पढ़ रहे होंगे घर बैठ के? हो नहीं, इनकी ऑफिस कमिटमेंट्स होंगी। अच्छा, फिर सही है, ओके, ऑफिशियल कमिटमेंट्स ठीक हो गया जी। तो हाँ सही है जी। तो मोहम्मद याहिया उनको बेसिकली हमने इसलिए लिया क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत है। हाँ। और सैयद शहरियार, ही इज़ अ वेरी वेल राउंडेड पर्सन। इनकी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत पावर है। ठीक है, इनकी स्टडीज़ में भी वो स्टडीज़ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैंने भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आई कैप बेसिकली होता ये है कि स्टूडेंट्स अपनी स्पीकिंग स्किल्स यानी बोलना कैसे है पब्लिक के सामने, दे डोंट फोकस ऑन दैट, दे डोंट फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स। आई कैप ने सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की थी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे इन्होंने एलोकेशन कॉन्टेस्ट वगैरह भी करवाएं, तो उनमें आई पार्टिसिपेटेड। अब इन कॉम्पिटिशन्स में आप पहली बार जीतें, दैट्स नॉट नेसेसरी। आप हार के आप अपनी गलतियों से सीख के इस स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस करते हैं। और यही स्पीकिंग स्किल्स हमने इन्हीं स्पीकिंग स्किल्स के ज़रिए हमने NFO में जो एक राउंड था जिसका नाम था बोर्ड रूम, उसमें हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी। मैंने और शहरियार ने, याया भी शामिल थे, तो उसने हमें काफ़ी हेल्प की हमारी स्पीकिंग स्किल्स में।
ओके, आपने पहले भी कभी ये मुकाबला लड़ा है? पहले ऐसा नहीं, लिया है ये इसमें? ये वाला NFO में हम लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था हम लोगों ने, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो आपके तालीमी इदारे की जानिब से पहले कभी जाते रहे हैं स्टूडेंट्स? नहीं, हम लोग फर्स्ट टीम थे जो गए थे। अच्छा, AITT की पहली तरफ टीम से। थे आप लोग, पहली दफे जीत के आ गए। बिल्कुल, ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात हुई यार? ये हम लोग को गाइडेंस इतनी अच्छी मिली पीछे से। वक्फा है जी, एक वक्फा के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज हमारे साथ दो नौजवान मौजूद हैं जो बड़े होनहार स्टूडेंट्स हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक मुकाबला भी जीता है। प्रोफेशनल्स के बीच में जाके मुकाबला जीतना ये कोई मामूली बात नहीं है और आज इसी वजह से, इसी कामयाबी की वजह से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद शहरयार हुसैन और अहमद तनवीर साहब। इनके एक टीम मेंबर मोहम्मद याहिया, वो हमारे साथ आज टीम में मौजूद, मतलब शो में नहीं है। तो याहिया, मुझे नहीं पता, मैंने आपको भी देखा नहीं है, बट यस, आपकी जितनी बातें सुन ली है ना, अब मैं आपको मिस करना शुरू हो गया कि कौन है वो तीसरा शख्स। अच्छा, तो सैयद शहरयार, जहानत का हमेशा से ही बड़ा एक ख़ास किरदार रहा है हर काम में, और इस मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस जो है वो उसके हमेशा से नंबर रहे हैं। बट आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया हुआ है। मोबाइल पे मैं ऐसे ही सिर्फ सोच रहा होता हूँ कि मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि यार आज मुझे जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करनी, जैकेट्स देखनी है मुझे, तो वो कुछ देर बाद फ़ोन ओपन करूँ तो जैकेट्स जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगी, सामने आना शुरू हो जाएंगी। या मैं जैसे रोज़ाना सुबह एक यूट्यूब पे अगर एक टाइम पे कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो अगले दिन मैं उस टाइम पे मोबाइल पे हाथ लगाता हूँ तो वही उसी किस्म की चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं उस टाइम पे। तो इसी को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल करते हैं ना। जरा इस बारे में बताएं हमें क्या होता है ये। मुझे तो यही नॉलेज आर्टिफिशियल है। इंटेलिजेंस आजकल ज़्यादातर जो है ना डेटा का गेम है सारा। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारा चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता ही है आपका जितना हर सोर्स से जिस तरह से आपका डेटा गैदर कर सकता है वो करता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आपसे जो रेलिवेंट इदारे होते हैं, आपसे रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं, आपको वही स्पेसिफिक दिखाते हैं। वो फिर कस्टमर स्पेसिफिक कर देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो बंदे जिसको जैकेट खरीदनी है उसको जूते का ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए वो फजूल है। जिसको जैकेट खरीदनी है वो जैकेट के ही एड्स दिखाएंगे आपको। वो बेसिकली कर ऐसे रहे होते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक हो रही होती है, आपके फ़ोन में GPS होता है हर वक्त, GPS से आपकी लोकेशन ट्रैक हो रही होती है, आपकी आवाज़ें ट्रैक हो रही होती हैं। अब उसमें कीवर्ड्स का बेसिकली गेम होता है। आपने नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल जैकेट का वर्ड यूज़ कर लिया, 2-3 दफ़ा यूज़ कर लिया, तो ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोमेटिक कीवर्ड्स पिक कर लेते हैं कि जैकेट की आप बार बार बात कर रहे हैं, आप जैकेट की बार बार बात कर रहे हैं, तो जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो जैकेट के ऐड दिखाने शुरू कर देंगे आप। नहीं तो ये बात सच है कि फ़ोन मेरा बंद है इस वक्त, ठीक है, मगर फिर भी मैं जैकेट, आपने कहा 2-3 दफ़ा अगर बात, ये लफ्ज़ अगर हमने कहा तो वो कैच कर लेगा। बिल्कुल कैच कर सकता है। ये तो इसे लॉक किया हुआ है इस वक्त मैंने। ये इसके बावजूद हो सकता है, ये हो रहा होता है। यही तो गेम है सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि मशीन आपसे सीख रही होती है और मशीन अपने अंदर इंफॉर्मेशन बिल्ड कर रही होती है, और फिर वो पता ही नहीं है जी, हमें पता होता तो तरह अच्छी चीज़ें सिखाएं इसे यार, हम ये क्या सीख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये खुद ब खुद जो है वो वर्ड्स जो है वो पिक कर रही होती है। बिल्कुल। हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो उससे लर्न कर रही होती है, वो उससे सीख रही होती है, और फिर वो हमारे भले के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और नुकसान ये है कि कभी कभार उस जो स्टीरियोटाइपिंग है, जो हम लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई फ़लाँ तो ऐसा ही होगा, अगर हमने वो मशीन को सिखा दिया ना तो वो मशीन सीख जाएगी। अब मशीन इंडिपेंडेंटली नहीं सीखती, हम जो उसको बताते हैं ना वो सीखती है। कैसे, मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें जरा, ये खतरनाक बात लग रही कोई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर, मैं बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ, आपने एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के बारे में एक एजम्पशन जैसे एक एजम्पशन बना ली कि ये तो एक्सट्रीमिस्ट ही हैं, ये तो दहशतगर्द ही हैं। अब आपने वो मशीन को सिखा दिया, ठीक है, तो मशीन अब उस लर्निंग को लेकर है ना आपको फिर वही आपके बारे में एज्यूम करना शुरू हो जाएगी। ये इंडिपेंडेंटली नहीं सीखती, इसके अंदर विजडम नहीं है।
अच्छा, सीखने तो के जो लिए। आप सिखाएंगे, जो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वही इस तक पहुंचेगा। अब इसके अंदर ये वाला विजडम नहीं है कि इज इट ट्रू, इज ही करेक्ट, मैं क्या करेक्ट चीज़ सीख रहा हूँ, ये चीज़ मशीन के अंदर नहीं होती। तो इससे ये एक मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसके ऊपर काम करने की इंतहाई ज़रूरत है। हो ही रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है। अब जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं कि कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आपको सब कुछ फ्री दिया जा रहा है ना, तो आप खुद अपने आप की कॉस्ट पे कर रहे हैं। अब जैसे आप फेसबुक हो गया, गूगल होगी, या फ्री अगर आपको ऑन द फेस तो आपको लग रहा है कि आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम वगैरह सारे सोशल मीडिया फ्री में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे आप इसकी कॉस्ट ये दे रहे हैं कि आपका डेटा सारा जमा हो रहा है। और आपका डेटा लेके ये सारी कंपनीज डेटा के ऊपर सारा डेटा बेस वगैरह बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्री कुछ भी नहीं होता। आपको अगर फ्री दिया जा रहा है, इसका मतलब है आपका डेटा लिया जा रहा है, आपको खुद कॉस्ट पे की जा रही है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, ये हमारे नाजरीन भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप कोई एक टाइप की वीडियोस देखते हैं, आपके इंटरेस्ट में अगर खाना पकाने की वीडियोस हैं, तो या गार्डनिंग की वीडियोस हैं, या कुछ रिसाइकल चीज़ों को रिसाइकल करने की, आप उस तरह के आपके इंटरेस्ट हैं, आप वो वीडियोस देखते हैं, आपने एक दो दफ़ा देखी हैं और फिर आपके पास उसी की रिश्तेदार वीडियोस भरी पड़ी हैं और वही हैं जो आपका इंटरेस्ट है, तो हमारे इंटरेस्ट को भी फ़ौरन ये भांप लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सारा डेटा इसके पास होता है। आपका पूरा ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है कि आप किस किस तरह की पोस्ट देख रहे हैं, किस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, किस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा। सारा का सारा स्टोर हो रहा होता है इनके पास से ज़्यादा कहीं भी नहीं है डेटा। वो हम देख सकते हैं खुद कि इसने क्या रीड किया हुआ है, क्या वो इसके हम ज़हन लोग में नहीं देख सकते। वो तो इनके जो हेड ऑफिस वगैरह हैं, यूएसए वगैरह ये में जो बहुत- सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं, बाकायदा सुपर कंप्यूटर्स लेकिन लगे हैं, उसके हम अंदर एक store आम होगा। बंदा इन चीज़ों को देख भी नहीं सकता, बिकॉज अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस में देर आर वेरी स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज। अच्छा, तो अभी अगर हम लोग रिसेंट हियरिंग की, मार्क जकरबर्ग को इवन यूएस कांग्रेस ने बुलाया था एक हियरिंग के लिए ये पूछने, और सुंदर पिचाई, ही इज़ द सीईओ ऑफ गूगल, सो उनको भी बुलाया था कि आपकी क्या डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं, हाउ डू यू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ कस्टमर्स। ये बहुत स्ट्रिक्ट डेटा पॉलिसीज़ के तहत इनको गवर्न किया जाता है, ताकि एक आम बंदे तक इसकी रसाई ना हो, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको कॉन्फिडेंशियल, उसको खुफिया रखा जा सके। तो खुफिया रखना भी चाहिए। खुफिया रखना भी चाहिए। हाँ, तो मतलब समझ सकते हैं आप, किसी का मैसेंजर अगर ओपन हो जाए तो क्या हाल होगा बेचारे का। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था यूएसए के अंदर कि एप्पल आईफोन वालों ने फिंगरप्रिंट गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को देने से मना कर दिया था। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी, उस क्रिमिनल का फ़ोन अनलॉक करने के लिए उन लोगों ने कहा था आप इसका हम लोग को डेटाबेस दे दें। तो एप्पल वालों ने उनको मना कर दिया था कि हम डेटाबेस नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारा यूज़र का ट्रस्ट ख़राब हो जाएगा। तो उसकी वजह से बाकायदा पूरी हियरिंग हुई थी, उनके कांग्रेस वगैरह में बुला के हियरिंग हुई थी इस बात की। तो वहाँ पे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा पॉलिसीज़ हैं, आम पब्लिक तक नहीं जा सकती ये बात, लेकिन यही है कि वो जो कंपनी है वो तो यूज़ कर रही है हमारा डेटा। कंपनी तो यूज़ कर रही है हमारा डेटा। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में जो है बिज़नेस का जो स्टाइल है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है? क्योंकि देखें ना, अभी आपने खुद ही कहा कि चीज़ें बदल गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी जो है वो साथ जुड़ चुकी है, तो उससे क्या प्रिडिक्ट क्या करते हैं आप लोग खुद और आपके पढ़ाने वाले वो सब? बेसिकली अगर हम लोग इसको अगर हम लोग नेगेटिवली दे लेना तो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाएगा। इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हम लोग को देखनी चाहिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस में करोड़ों लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब लेन देन के मामलात होते हैं। जैसे अगर हम लोग बड़ी बैंक्स की बात कर लें, लाखों लोग डिपॉजिट कराते हैं, लाखों लोग विड्रॉ कराते हैं अपने अमाउंट्स। तो अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ऐसी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करें कि जहाँ पे हम लोग कोई मतलब फ्रॉड पकड़ सकें या हम लोग कोई गलती पकड़ सकें। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है लाखों करोड़ों में देखना। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पिछली नॉलेज के बेसिस पर हमें बताता है कि किन किन ट्रांजैक्शंस को आप देखो जिसमें हमें ये खतरा लग रहा है कि इस लेन देन के मामले में फ्रॉड हुआ होगा। सही। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के इस हिस्से के ना ये कुछ आखिरी लम्हात हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के हवाले से जो है वो ज़रूर बात करें, कि और स्पेशली उन पेरेंट्स के हवाले से भी जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं,
और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में दिल लगे, या वो मतलब अच्छी तालीम हासिल करें, या किस किस्म की तालीम हासिल करवाई जाए, इस बारे में जो आपके ख्यालात हैं वो कुछ शेयर कीजिए आप। अच्छा देखें, पढ़ाई का यही है कि बच्चा खुद ही दिल से पढ़ता है, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता उसको। ठीक है। लेकिन ये है कि उसको फैसिलिटेट पूरा किया जाए। जैसे मुझे याद है मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा बाकायदा फैसिलिटेट करते थे, और बचपन से लेके जैसे हम लोग क्या किया होता था कि भाई एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओगे गिफ्ट मिलेगा, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे गिफ्ट मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन आएगी गिफ्ट मिलेगा। तो इससे एक मोटिवेशन आती थी हम लोग को, हम बच्चों को मोटिवेशन आती थी। जी गिफ्ट मिलता भी था, बिल्कुल मिलता था। अच्छा ये सही है। तो ये है कि इससे मोटिवेशन आती थी। बाकी ये कि थोड़ी बहुत डांट डपट भी होती थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसी डांट डपट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। उस वक्त हम लोग छोटे होते तो उस वक्त हम लोग को बड़ा लगता था यार डांट पड़ रही है पढ़ाई पे, लेकिन यही है कि उसी डांट का ही फायदा है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बिल्कुल ये पेरेंट्स की मेहनत होती है जो हम जो भी बन रहे हैं, पेरेंट्स की, उसके बाद टीचर्स की है। ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगे अहमद? ये कहावत है, कैरेट इज बेटर देन द स्टिक। ओके। यानी ये कि अगर आप बच्चे को प्यार से समझाएं, बच्चे को गाइड करें, तो ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप बच्चे को स्टिक के ज़रिए आप उस बच्चे को पढ़ाई की तरफ माइल करें। आजकल की जो अप्रोच है बच्चों की, तो वो स्टिक के ज़रिए चलते ही नहीं है। हाँ। इनको बहुत प्यार से, आपको बहुत गाइड करके आपको उनको पढ़ाई की तरफ माइल करना होता है। आपको उनको कैरेट दिखानी होती है, आपको उनको गिफ्ट बोलना होता है कि अगर आप पास हो गए तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, रादर देन ये कि अगर आप फेल हुए तो हम आपकी कुटाई लगा देंगे। मार पड़ेगी ना आपको, हमें पता है। तो आजकल के बच्चे हमें तो बहुत कुट पड़ती होती थी भाई, पता नहीं पुराना दौर था, इतना भी पुराना दौर नहीं लगता, तो नहीं होना वैसे पुराने दौर का मैं नहीं है ना, बस सही है, हौसला। लो जी, थैंक यू सो मच यार, आप लोग तशरीफ लाए और हमें बड़ी खुशी है। आप जैसे इंटेलिजेंट और मतलब स्टूडेंट्स हैं उनसे बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ता है कि यस हम मेहनत करके हम भी कामयाब हो सकते हैं। आपके लिए ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाएं, कामयाब रहें, सलामत रहें और पाकिस्तान का जो परचम है उसको और ज़्यादा बुलंद करें। एक वक्फे की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे बात होगी इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस वक्त दाखिल हो गए। और जो न्यूज़ कैफ़े को बाकायदा फॉलो करते हैं नाजरीन, वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के रोज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से जो है वो बात करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जनाब बशीर फारूकी साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम, और कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मौसम का कितना लुत्फ उठा रहे हैं ये बताएं बशीर साहब। अल्लाह ताला के सारे मौसम में है ना, शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक बेशक ऐसा। तो सर्दी की वजह से मैंने ये देखा कि लोग जो हैं वो आजकल वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, अस्पतालों के बाहर कंबल वगैरह भी जो है ना वो तकसीम कर रहे हैं, गरीब लोगों को जो है ना वो स्वेटर्स वगैरह भी दे रहे हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा एहसास हुआ कि कौम के अंदर जो है ना ये दूसरे की तकलीफ का थोड़ा सा ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल है कि हम अहले पाकिस्तान और बिलखुसूस ये शहर कराची, हाँ, इस शहर पर तो ख़ास ऐसी तवज्जो है अल्लाह ताला के प्यारों की, बेशक, कि इस शहर के मकीन बासी इस तरह के जज्बे से बहुत ज़्यादा सरशार है। अल्लाह करे पूरी दुनिया के लोग ऐसे हो जाएं, आमीन। ख़ास करके जो है वो लोग जिनको अल्लाह ने तौफीक दी तो वो बाकायदा अस्पतालों के बाहर जो बेचारे पड़े हुए हैं बग़ैर किसी सर्दी के सामान से महरूम हैं, तो उनको कंबल दिए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें फराहम करते हैं। बिल्कुल सही। सैलानी माशाल्लाह इस सिलसिले में अल्लाह के फजल से बरसा बरसा काम कर रहा है। हमारे रोज़ाना बिला नागा काफ़ी कंबल तकसीम होते हैं, रज़ाइयाँ तकसीम होती हैं,
और इंशाअल्लाह ताला ये होती रहेगी। तो अगर किसी को कोई ऐसी ज़रूरत महसूस करे या कोई ऐसे किसी नाज़रीन में से कोई देख रहा है, तकल्लुफ़ आ जाए, कोई मसला तो वो सैलानी के किसी भी सेंटर में जाके, नहीं मरकज़ पर, अच्छा मरकज़ पर बहादुराबाद, ठीक है। ओके, जहाँ आपने कहा कि कराची के अवाम पे ख़ास एक रहमत है अल्लाह ताला की, उसी पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा कराची के हवाले से, क्योंकि वाकई हुकूमत की जानिब से जो ख़बर लगी हुई है वो ये है कि कराची कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुतासर होने जा रहा है। शरह जो है वो बड़ी ज़्यादा है कराची में, और स्कूल्स को दोबारा से बंद करने के बारे में और जो दफ्तरी औकात हैं उनको महदूद करने के हवाले से एक दफ़ा फिर से हमारी हुकूमतों ने सोचना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर इस तरह की बातें हो रही हैं। वैसे ही आपके इल्म है कि 2020 के फरवरी से इस तरह चला था, और सबसे पहले जो है स्कूलों पर जो है वो कदगन लगाई गई थी। इस वाक़े को 22 महीने गुजर गए। मैं हुक्मरानों से पूछता हूँ, बताओ कराची से लेकर खैबर तक अल्लाह खैर करे, दावा तो नहीं करता, मगर बेरोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, टीवी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अखबार में कभी इस तरह की खबर नहीं मैंने पढ़ी होगी कि खुदा न खास्ता बच्चे जो है इंतकाल कर गए, स्कूल के बच्चे। अगर ऐसे कोई वाक़या हो गया तो अलग बात है, लेकिन ए हुक्मरानों, तुम्हारा दुश्मन अगियार आलम है, वो चाहता है पाकिस्तान नाख्वानदा रहे, पाकिस्तान तबाह हाल रहे, और तुम बड़े बेवकूफ़ लोग हो। तुम जब देखो स्कूल बंद करा देते हो। मगर अब सुन लो, अगर अब तुमने स्कूलों पर कदगन लगाई, तालीमी इदारों पर कदगन लगाई, तो हम ऐलान बगावत करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। अब तुम्हें इस तरफ नहीं जाने देंगे कि तुमने गैरों के मानने पर, गैर यही चाहता है कि हम जो है जाहिल रहें, हम अनपढ़ रहें, अब सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद रहें, और हमारे सियासतदान यही चाहते थे कि लोग हमारे गुलाम रहें, इनको सरकारी नौकरी देते रहें ताकि एक एक घर से 12-12 वोट मिलते रहें। इन्होंने पाकिस्तान ज्यादती की। मगर ये दोबारा अखबार पढ़ रहा हूँ कि स्कूल बंद करें, गौर किया जा रहा है। खबरदार, बंद नहीं होने देंगे। अब तालीमी इदारे बंद करने वाले कान खोल सुन लें, अब हम ऐलान बगावत करेंगे तुम्हारे खिलाफ, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हर जगह जाएंगे। क्या तुमने बचा रखा है? तुमने पिछले 2020 से के फरवरी से ये तमाशा मचाया है और हमारे बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, बगैर इम्तिहान को पास कर दिया। इन बच्चों को क्या क्या उस्तादों का हाल ये कि उनको अपने शहर की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, इतना बुरा हाल है हमारा। तो आखिर ये क्या तमाशा मचा है? एक आदमी बता दो मैक्रोन इस वबा से इंतकाल हुआ हो, पूरे 22-23 करोड़ अवाम में अगर 2-4 आदमी बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए तो तुमने क्या क़यामत बचा ली है? नज़ला जुकाम ये है और क्या ही ये? तो आखिर ये क्या जुल्म मचा है? दुकानें बंद कर देंगे, ये कर देंगे, दफात बंद कर। तुम्हारे सरकारी स्कूलों में जाता पढ़ने के लिए कौन है? सरकारी स्कूल में कौन? उसको बंद कर दो, कर रहे तो वैसे हमारे पर खरबों पे उसका खर्चा चढ़ता है। वो काम करो ना जो करने का है। अब हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि वाकई ये कोरोना वायरस के हवाले से जो कहा जा रहा है कि बार बार जो है लहर आ रही है, अगली लहर की तैयारी हो रही है, और फिर नए नए एक किस्म जो है ना कोरोना वायरस की जो है वो सुनने में आ रही है। अभी एक ये हम सुन रहे थे ओमिक्रॉन, और उसी के बाद एक और किस्म जो है वो फ्रांसीसी, पता नहीं कोई क्या नाम है उसका, मैं पढ़ रहा था, एक नई किस्म भी आ गई है। इससे जान छूटेगी और साथ ही एक नई किस्म जो है ना उसका सामना करना पड़ जाएगा। और अच्छा, एक ये भी बयान आया है कि कराची के शहरी फौरन बूस्टर डोज लगवाएं। वो अच्छी बात है, वो करें, वो लगवानी चाहिए। देखिए वो सब करें, इसमें हम देखिए ये रियासत की बात मानने की मान लेंगे, लेकिन ये जब देखो तुमने ड्रामा मचा रखा है गैरों के कहने पर, और तबाह कर दिया हमारी तालीमी निज़ाम को, हमारी मैशत को तबाह कर दिया, हमारी हालत तो देखो क्या है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ है? 71 में। आज पाकिस्तान की गारमेंट की एक्सपोर्ट $5 बिलियन है, उनकी $45 बिलियन है। वाह। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पैदा करने वाला कॉटन है, उनके पास एक बेल कॉटन की पैदा नहीं होती बांग्लादेश में। और वो कहां पहुंच गए? क्यों? उनके हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा नहीं है, मुल्क को खाया नहीं है, मुल्क को तबाह नहीं किया, अपने महल नहीं बनाए। बांग्लादेश में $45 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है। मुझे एक दोस्त ने भी हाल ही में बरतानिया से पाकिस्तान आए, उन्होंने मुझे स्वेटर दिया ये वाला। ये मैंने जब पहना तो मेरे घर वाले देखा, उसमें लिखा बांग्लादेश।
बरतानिया से भी तोहफा लेकर आई है। अच्छा, बरतानिया से लेकर आए बांग्लादेश देख के जरा। तो यार क्या तुमने जुल्म मचाया इस सियासतदानों को, तो मैं क्या बोलूं यार, बस हद कर दी मुल्क। अच्छा, वैसे जी भाई, हमारे यहाँ जो अवाम के हालात हैं, जो ये जितनी गुर्बत हमारे मुल्क में है, और जो मुल्की सतह पे भी देखें कि हमारे यहाँ कोई मुल्क के भी हालात अच्छे नहीं, मकरूज मुल्क हैं और भी चीज़ें ट्रैक पे नहीं हैं। एक ऐसे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, क्या उनके ये रहन सहन, महलों जैसे घर और एक ताजुशाना ज़िंदगी कोई समझ में आती है? कोई गठजोड़ नज़र आता है आपको कहीं से? सर, वतन अजीज़ को 70 साल से इसी तरह का मजरूह किया गया है। हमारी बदकिस्मतियाँ हैं कि हमने तो लाखों जानें दी, 90 साल इस्तेसाल बर्दाश्त किया, मगर हमें जो मिले हैं वाकई ऐसे हैं कि अल्लाह का कहर उन पर नाजिल हो जाए। वाकई उस वक्त से लेकर आज तक अक्सर कहर के मुस्तहिक हुक्मरान मिले, सियासतदान मिले, ब्यूरोक्रेट्स मिले, जिम्मेदार मिले। हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं वाकई उनको तो अल्लाह का कहर नाजिल होना चाहिए। उन्होंने हमें गरीब बना दिया। हमारा क्या कसूर है? कसूर इन हुक्मरानों का है भाई। यहाँ तो रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हम लोग यार, बच्चे की दवाई के लिए मोहताज है। लोग बच्चे की दवाई लेने जाते नहीं है, क्या करें? और इनके तो बच्चे सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के, इन सियासतदानों के, हुक्मरान को, इस मुल्क के जिम्मेदारों के। इनके बच्चे सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं और बैरून में पढ़ते हैं। जी। और जब ये फारिग हो जाते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं, तो सब बाहर चले जाते हैं। आज कौन सा चीफ जस्टिस पाकिस्तान में रहता है भाई, बताओ? कौन सा सदर पाकिस्तान में, कौन सा वजीर पाकिस्तान में, और बड़े बड़े इदारों के लोग कौन पाकिस्तान में? पाकिस्तान को अपना है ही नहीं। पाकिस्तान को लूट की मंडी है, लूट लो उसको, पाकिस्तान को बस लूट के चले जाओ। अल्लाह। जमशेद साहब, नए इस्लामी महीने के हवाले से बताइए, जमादियुल आखिर का आगाज़ हो गया। जी माशाल्लाह, ये मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और हमने इस महीने का जो निसाब दिया है, तमाम सुनने वालों से सुने, स्क्रीन पर भी उम्मीद दिखा दिया जाएगा। सबसे आसान निसाब है इस महीने का। और अफज़लुल ज़िक्र है। अच्छा, इसको का बेहतरीन जिक्र। हर नमाज के बाद 100 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरे दिन में 5 तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और रोज़ाना व महीने में 3 रोज़े, और पूरे दिन में 1 मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ईसाल सवाब करना। तो इसाले सवाब कैसे किया जाए? जो हमने इबादत की कि या अल्लाह जो हमने पढ़ा है इसका सवाब तो हमारे प्यारे आका को पहुंचाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सारी उम्मत को पहुंचा दे, आमीन या रब्बल आमीन। अच्छा, खुसूसी तौर पे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंचा के पूरी उम्मत को पहुंचा दिया जाए। अच्छा, तो हम इन्हीं के साथ अपने बुजुर्गों को, प्यारों को भी शामिल कर सकते हैं? अबू, दादा, दादी, नाना, नानी सबको ले, सबको, पड़ोसी, दोस्त, जानने पहचान वाले, इंतकाल किए हुए साथी, फील्ड के साथी, दफ्तर के साथी, कारोबार साथी, सबके नाम ले। अच्छा, किसी के लिए दुआ करने की क्या फजीलत है, थोड़ी सी इस बारे में भी देखिए, हदीस पाक में तो यहाँ तक आता है कि इंसान जब मर जाता है तो उसके पास 3 चीज़ें बाकी रहती हैं इसके बाद। उसमें से एक नेक औलाद है जो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। अच्छा। और ये रिवायत भी आती है कि गुनाहगार आदमी मरता है, मरने के बाद जो है वो क़यामत के रोज़ जो है गुनाह से फारिग होकर उठता है। क्यों? पीछे से उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ हो जाती है कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो ये कि दुआ से तो इतना फ़ायदा होता है कि दुनिया में भी दुआ का बड़ा फ़ायदा है और मरने के बाद दुआ का फ़ायदा है। और हदीस पाक में जब बंदा इंतकाल कर जाता है तो उसकी मिसाल डूबते की होती है। डूबता आदमी क्या करता है? बचाओ बचाओ बचाओ, और कुछ नहीं बोलता ना। इस तरह उनके घर वालों पर फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने महरूमीन को सुबह से लेकर शाम तक सवाब पहुँचाते रहे, सदका खैरात करते रहे। कोई मस्जिद बना दे, कोई सड़क बना दे, कोई मुसाफिर खाना बना दे, कोई दरख्त लगा दे, कोई मतलब ये नहीं कि किसी को घर दिला दे, जो ताकत हो करे, किसी मस्जिद में बल्ब लगा दे, पंखा लगा दे, वजू खाना बना दे, कुछ भी कर दे, जो लोगों को रोज़ काम आता रहेगा ना, वो सदका जारी है। सदका जारी है। सड़क बना दे, मुसाफिर खाना बना दे, गटर के ढकने लगा दें, कुछ भी कर दें। अच्छा, जैसे ये सदका जारिया आपने बताया, मुसाफिर खाना, सड़क या गटरों के ढकने, कोई भी, तो इसमें तो अच्छा, पौधे इसमें से एक ऐसा काम है जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ये कोई भी बंदा कर सकता है, ये तो है ना। और सिर्फ उसमें हमें उसका ख्याल रखना होता है पौधे का, एक तो कुछ अर्सा बच्चे जो बंदा लगाता है ना, तो वो अगर आम जगह पे लगाएगा तो हो सकता है ख्याल रखे, जब अपने घर के बाहर लगाएगा तो ख्याल रखेगा ना। जो खुद खाना खाता है तो उसको पानी पिलाएगा ना।
हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक और आजकल एक इशू सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो मस्जिद के हवाले से सामने आया हुआ है कि एक गैर कानूनी जगह के ऊपर जो है ना मस्जिद तामीर हुई हुई है कराची में, तो उसको हटाने का जो है वो हुक्म जो है वो दिया गया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि गैर कानूनी जगह पे आप किस तरह इबादत कर सकते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझसे नहीं पूछी। अच्छा, ना पूछा आपसे। किसी का दिल दुखेगा, किसी का दिल खुश हो जाएगा। कुछ जो बात हक बात है वो उससे तो हमें नहीं हटना चाहिए। कमजोर ईमान के लोग हैं यार, हम हक बात नहीं कहते हुए डरते हैं। अच्छा। चलिए ठीक है, नहीं पूछते, ठीक है। अच्छा, तो इस्लामी महीनों के हवाले से अभी जमादियुल आखिर में दाखिल हो गए, ठीक है, कोई तारीख में अगर देखा जाए तो इसके क्या वो मिलते हैं हमें इस हवाले से? देखिए, इसके बाद जो महीने आ रहे हैं ना उसकी कतार लगी हुई है। रजब, शाबान, रमजान, ज़ीक़दा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, 6 महीने लगातार जो है ना वो टॉप के कहलाते हैं। इसमें जो है ना 3 महीने तो वो है जो हुर्मत वाले, रजब, ज़ीक़दा, नहीं 4 महीने हुर्मत वाले, रजब, ज़ीक़दा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। तो ये 6 महीने तो ना ये करीम होते हैं साल के। तो बहरहाल कि इसके बाद इसमें भी कई बुजुर्गों के अय्याम में, बिलखुसूस अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो तमाम अंबिया के बाद कायनात में सबसे बड़ा रुतबा इनको मिला हुआ है, उनका महीना है, इसीलिए उनको कहते हैं माह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महीने का हम आगाज़ कर रहे हैं, तो कोई अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के हवाले से कोई ऐसा वाक़या जो आप चाहें कि इस मौके पे जो है ना वो सुनाया जाए और एक याद ताज़ा करवाई जाए? बहुत बड़ी बात है, इनके वाक़या से तो ज़िंदगी भरी हुई है, लेकिन एक जो ख़ास वाक़या जो हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने जिनका इनका इकराम इतना बड़ा किया कि जब मार्का हो रहा था तो ऐलान हुआ कि अपने तरफ से अतियात जमा कराएं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे घर का सामान जितना भी था ना वो सब ला के रख दिया, और जो कपड़े पहने थे उसको भी मतलब कांटों से उसने सिए थे कपड़े इतने। तो जब ये कैफियत हुई अबू बकर सिद्दीक़ की और अपना माल पेश किया, तो जब कहा गया कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आए हो। अच्छा, ये बात तो इन्होंने की। वहाँ जिब्रील अमीन आकर कहने लगे कि ए प्यारे हबीब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लिबास का अंदाज आज अबू बकर ने अपनाया है, आज अल्लाह ताला के आसमान के फरिश्तों ने वही लिबास पहना है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मान रखा अल्लाह ने, इतना बड़ा मान किया कि आज हर फरिश्ते का लिबास गोया इस तरह का बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये कहने का मकसद ये कि हालांकि फरिश्तों को लिबास की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक अल्लाह ने जमीन पर अपने बंदे का इतना बड़ा मर्तबा रखा कि जो लिबास आज वो सिद्दीक़ ने कांटों से इसको जो बटन लगाए हुए हैं, उस लिबास को अल्लाह ने फरिश्तों को पहना दिया। तो ये इससे बड़ा मर्तबा किसी को हो नहीं सकता। तो बहरहाल कि साहबा नबियों में के बाद अगर किसी को अल्लाह रुतबा दिया तो सबसे बड़ा अबू बकर सिद्दीक़ है। अगरचे उमर के बारे फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन वो भी जो है इनसे कम है। यही वजह है कि एक मतलब जब सिद्दीक़ा कायनात ने पूछा, या रसूलल्लाह ये आसमानी सितारे जो है इतनी नेकी कितनी है, इसकी नेकियां इतनी नेकियां किसकी होंगी? तो कहा ये तो उमर की नेकियां इतनी। तो कहा मेरे वालिद की, तो कहा तेरे वालिद की उमर की इतनी नेकियां एक तरफ, तेरे वालिद की गार की एक तरफ। सुभान अल्लाह। गार यार और गार मज़ार, क्या बात, यार और यार मज़ार। तो उसका यही एजाज़ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खबर मुबारक है उन्हीं के बिल्कुल साथ जो है वो उनको जगह मिली हुई है। पंजाबी में एक मिसाल है, कहते हैं जिथे दी मिट्टी होंदी है ना उत्थे ही जांदी है। जहाँ की पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, क्योंकि जो जिस मिट्टी से आटा गूंदा गया था ना मिट्टी, वो चीज वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। इसी मिट्टी से जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए जो अल्लाह ताला ने जो वो तो अल्लाह के नूर है भाई, लेकिन बहरहाल ये कि बहुत बड़ा मर्तबा है। दोस्तों एक वक्फा है, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, और तब हम आप दोस्तों के सवालात जो हम तक पहुंच भी चुके हैं और दौरान वक्फा भी हमें मिलने वाले हैं वो भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं। दौरान वक्फा भी हमने सवालात लिए हैं और उनको
प्रोग्राम में शामिल करने का वक्त हो गया। तो सबसे पहले हम सवाल शामिल करेंगे फैज़ साहब का। इन्होंने कराची से हमें कॉल किया और इन्होंने कहा है कि ये और इनकी जो बेगम साहिब मतलब इनकी जो अहलिया हैं वो दोनों बहुत बीमार हैं। तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामलात हैं, क्यों ये बीमार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे, ये वजह तो कुछ भी नहीं है। अब एक कुदरती अमल है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा भी अता फरमाए। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सूरह फातिहा तमाम बीमारों की शिफा है। तो ये कि एक तो जब दवाई इस्तेमाल करते हैं तो पहले 12 मरतबा दवाई पर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 मरतबा पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर फूंक मार के दवाई इसको इस्तेमाल करें। दूसरा है कि हर नमाज के बाद 3 सूरह फातिहा पढ़ें। और चूँकि आज कराची से बात कर रहे हैं तो आज जुमेरात भी है, हदीस पाक में कि शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो इसी हदीस पाक पर अमल करते हुए हर जुमेरात को दुआ करवाते हैं सैलानी मस्जिद में। हमारे यहाँ 7:25 इशा की नमाज़ है, वो हमारे साथ नमाज़ पढ़ लें, दोनों मियाँ बीवी ख़वातीन में ये बैठ जाए हमारी बहन, और नमाज के बाद जो इज्तिमा ख़त्म हो तो दुआ हमसे ताज़ा भी ले लें, वरना शिरकत कर ले कम अज़ कम। फिर ये सूरह फातिहा 3 नमाज में पढ़ लें, कोई वजह नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर हमें कराची से साइमा साहिबा रब्ता करती हैं। इन्होंने कहा है कि इनके बच्चों के रिश्तों के मसाइल हैं, और ये सिर्फ साइमा साहिब बहन नहीं, और हमारे बहुत सारे नाजरीन ऐसे हैं जो देख रहे हैं, वो भी यही सवाल से हम पूछना चाहते हैं। देखिए, मसाइल तो हैं मगर ये कि कोई रुकावट नहीं है। बस ये कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता आए और लड़के का दीन अच्छा हो और उसका खुल्क अच्छा हो, यानी अकीदा अच्छा हो और उसके आमाल अच्छे हो, तो रिश्ता दे दो, वरना ज़मीन पर फितना अजीम फैल जाएगा। अच्छा, पर ज़मीन पर फितना अजीम फैल जाएगा। तो हमारा जो मयार है देखने का, उसमें दीन को भी देखा जाए, अखलाकियत को देखा जाए। बाकी अल्लाह ताला के हदीस, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल की हदीस पाक भी है कि शादी निकाह करने से रिस्क बढ़ जाता है। तो बंदा ये कि अगर कम बाम दे तो अल्लाह ताला बढ़ा भी सकता है। लेकिन बहरहाल कि हमारा मयार कुछ बदल गया है। अब बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ लेती हैं तो अब उस पढ़ा लिखे लेवल के पे लड़का चाहिए होता है। तो ये भी एक बड़ा मतलब यानी कि मुश्किल हो जाता है। हमने अपने अतराफ़ में ये देखा है कि बच्चियाँ बहुत पढ़ ली और फिर शादी के लिए मसले हुए तो आखिरकार लोगों ने अपनी बच्चियों को उससे कम पढ़े लड़कों को करवा दी। तो क्या वो उसका एक मेयार बन जाता है कि मैं तो मास्टर की हुई हूँ और इसने सिर्फ इंटर किया हुआ है। लेकिन वो ताजिरों ने, क्योंकि हम तो मेमन फैमिली के लोग हैं ना, तो हमारे तो लोग नहीं देखते कि कोई बात नहीं, ताजिर बच्चा है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये भी बड़ा मसला हो जाता है आमतौर पर। फ़र्क पड़ता है इससे? देखो, लड़कियों में एक वो होता है कि यार मैं तो बीकॉम की हुई हूँ, और सॉरी मैं तो एमबीए की हुई हूँ, मैं तो ये हूँ, और लड़के ने इंटर किया हुआ है। फ़र्क तो इखलाकियात पे तो नहीं पड़ता, लेकिन माशरे में फ़र्क पड़ रहा है ना, तो ये माशरे में पड़ रहा है। वो तो माशरे में तो हम लोग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमने बदल दिए हुए हैं। आपने खुद ही कहा है, हमने कभी आजकल नहीं देखते कि बेटा जो है किसी बच्चा जिससे शादी कर रहे हैं कि 5 वक्त का नमाजी है कि नहीं है वो, या बच्ची को भी नहीं देखते हम लोग कि वो उसके घर में क्या माहौल है नमाज का। एक वैसे आम सी एक नज़र होती है, मगर जो सबसे अकॉर्डिंग जिस तरह आप बता रहे हैं जो सबसे तरजीही काम है उसको हमने आखिरी तरजीह। हमारे आका ने 4 मेयार होता है। ये तो लड़की का मेयार होता है, लड़के का मेयार बनाया 4 बताया कि अगर तुमको लड़की चाहिए तो फिर 4 मेयार होते हैं आम तौर पर, हुस्न जमाल, हसब नसब, माल दौलत और दीनदारी। तो अल्लाह ताला ये तीनों चीज़ें दे दे, माल दौलत भी दे दे भरे उसकी मेहरबानी से, हसब नसब दे दे, हुस्न दे, लेकिन हुजूर फरमाया दीनदारी को तरजीह दो, क्योंकि दीनदार लड़की होगी ना तो तुम्हारी औलाद सदका जारिया बनेगी, नस्ल। हाँ, नस्ल सदका जारिया। और अगर तुमने दीनदार लड़की शादी नहीं की, फिर हुस्न जमाल देखा या माल दौलत देखा, हसब नसब देखा, तो होगा क्या कि फिर वो सदका जारिया बनना मुश्किल हो जाए। और फिर ये भी डरा दिया कि अगर तुम माल दौलत की वजह शादी करोगे, शादी माल दौलत करने से मना फरमाया, करोगे तुमको फकर आ जाएगा, तुम और नीचे हो जाओगे। अच्छा। और अगर तुमने शोहरत की वजह से किया, अब किसी टीवी एंकर की लड़की है तो बदल ने कहा चलो इससे शादी कर लेंगे तो हमारा भी ना, हम भी ऊँचे हो जाएंगे। फरमाया तुमने अगर किसी शोहरत वाली लड़की से शादी की, या कोई खिलाड़ी है या कोई सियासतदान खातून है, तो फरमाया कि तुमने अगर उसको इस नीयत से शादी की तो तुमको अल्लाह ताला जलील कर देगा। अच्छा, नहीं इसलिए शादी की कि आप उसकी वजह से आपको शोहरत मिल जाएगी तो जलील हो जाएगा। वैसे तो उससे कर सकते हैं ना शादी, बना थोड़ी है, मतलब देखो नीयत पर है। अगर उसने शादी पैसे के लिए की है तो फरमाया दूसरे के और गिर जाएगा। और अगर तुमने उसकी शादी की वजह से की है
तो और जलील हो जाओगे। और वैसे तो ज़ाहिर है उनका भी हक है शादी करने का ना। ऑफ कोर्स बिल्कुल है, और मैं जानता हूँ हमारे बड़ी अच्छी और माकूल शरीफ लड़कियां भी इस फील्ड में मौजूद हैं। नहीं, जितने भी मशहूर ख़वातीन हैं, चाहे वो तालीम के शोबे में हो, खेल के शोबे में हो, सियासत के शोबे में हो, या आपका जो शोबा है मीडिया का, लेकिन इसमें हर जगह अच्छे लोग तो मौजूद हैं ना। तो लड़के को कहा गया कि तो उसके लिए इससे शादी मत करना कि तुम्हारा ये बयान हो कि इसका शोर बन जाऊंगा तो मेरा मकाम बुलंद। सही है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो उनको वजीफा देना था 313 मरतबा या करीमो या करीमो या करीम हर नमाज के बाद पढ़े। 5-10 मिनट का वजीफा है ये, आप भी पढ़ें, आपकी बेटियों को कहें पढ़ें, इंशाअल्लाह गैब से रिश्ते आ जाएंगे। यासीन साहब ने हमें कराची से रब्ता किया है, इन्होंने कहा है कि इनके भाई हैं जिनका नाम है इमरान, वो 2 महीनों से बीमार हैं, इस्तिखारा करके बताइए कि सब खैरियत है। देखिए, जहाँ तक नाम की बात है ना, तो हमारे शेख ने अपनी किताब में लिखा है कि यासीन के ना गुनाह है, ताहा के ना गुनाह है। अच्छा, तो अब ये कि गुलाम यासीन, गुलाम ताहा, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन का उन्होंने नहीं लिखा, हो सकता है किसी ने लिखा हो कि मोहम्मद यासीन कह सकते हैं। खाली कि यासीन तो एक हुरूफ मुक़त्तयात है ना, और ये तो कुरान की वो आयत है कि जिसका माना अल्लाह जानता है और अल्लाह की बताए उसके अंबिया जानते हैं, कोई और नहीं जानता इसकी माना। अच्छा, इसके माने किसी को पता नहीं होते। ये अल्फाज अरबी में भी नहीं इसका कोई तर्जुमा है ही नहीं, इनका इसका तर्जुमा हो ही नहीं सकता। यासीन, ताहा, काफ, हा या ऐन साद, हा मीम ऐन सीन काफ, इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। कोई तर्जुमा नहीं कर सकता इसका तर्जुमा, इसके माने ही पता नहीं किसी को। अल्लाह को पता है, अल्लाह ने जिसके ऊपर किताब उतारी उसको पता है, हमें किसी को पता, मखलूक में किसी को पता नहीं। अच्छा, मखलूक में अल्लाह के रसूल को जो अल्लाह ने किताब उतारी उनको तो पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। तो इनके मफहूम जो है उसमें कोई ऐसे राज छुपे हुए हैं क्या जो हमें? हाँ, वो तू ताहा है, तू यासीन है, रसूल पाक के लिए कहा जाता है ना कि आप ही यासीन है, आप ही ताहा है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो मेरे लिए कि इनके भाई के बारे में भी इस्तिखारा किया तो कोई वजह नहीं है। इनको भी कहूँगा कि कराची में रहते हैं, मेरे पास आ जाए तो मैं इनको तावीज़ दे दूँगा, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह। ये जो वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को 111 मरतबा पढ़कर दम किया पानी इनको पिलाते रहे, अल्लाह ने चाहा तो शिफा हो जाएगी, वजह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर हमें नरगिस साहिबा ने रब्ता किया लाहौर से, इन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताइए कि इनके ऊपर कोई असरात वगैरह या कोई अमलियात वगैरह तो नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो अगर ऐसा इनको ख्याल आता है इनके जहन में तो क्या बहुत आसान तरीका है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दे दिया कि 3 औकात में, सुबह, शाम और रात को सोते वक्त 3 सूरतें हैं, सूरह इखलास 3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरह नास 3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों में दम करके बदन पर हाथों को फेर ले, खास कर रात को। तो अगर जादू होगा, जिन्नात होगा, आसिफ होगा तो ये खत्म हो जाएगा, और नहीं भी है तो चोरों से, डाकुओं से, कातिलों से, अगवा होने से बचे रहोगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हुमा साहिबा ने हमें लाहौर से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताइए कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, भारीपन रहता है, क्या इनके ऊपर कोई अमलियात वगैरह तो नहीं है? नहीं, भारीपन वगैरह की वजह से अमलियात वगैरह तो नहीं है, अलबत्ता ये कि ये जो वहम है ना इसको ख़त्म करें और कोशिश करें कि ये वजीफ़ा पढ़ते रहें, या कबीरो या हफीज़ो, या कबीरो, ये चलते फिरते पढ़ते रहे, या कबीरो या हफीज़ो, या कबीरो या हफीज़ो, या कबीरो, ये पढ़ते रहे बगैर गिनती के। और जो हमने इस महीने का निसाब दिया है कि 100 मरतबा नमाज के बाद कलमा तैयबा पढ़ें और 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ें, और पूरे महीने 3 रोज़े रखें। अल्लाह ताला हदीस पाक में कि जो रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। साइंस भी कहती है कि कम से कम 30 दिन के अंदर 48 घंटे बंदा भूखा रहे, सॉरी 72 घंटे भूखा रहे। अच्छा, तो देखो ये रोजे हो जाते, रोजे आ जाते नहीं 72 घंटे, बिल्कुल हो जाते हैं। और ये 3 ही तो रोजे रखने को कह रहे हैं आप, और हदीस से पाक है, हम थोड़ी कह रहे हैं, रसूल पाक की। और फिर ये फायदा ये है कि इन रोजों का फायदा ये कि 3 रोजे रख लेगा महीने का, तो उसको अल्लाह ताला क़यामत के रोज जब उठाएगा तो ये कहलाया जाएगा कि इसने जिंदगी कोई दिन बगैर रोजे गुजारा ही नहीं है, पूरी लाइफ रोजे में रखे, पूरी लाइफ, जबकि उसने सिर्फ 3 रखे, 27 दिन खाना खाया उसने, लेकिन उसको कहा जाएगा इसने पूरी लाइफ धर के रोजे रखे। इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। सही बात है। हम सिर्फ एक पूरे साल में 1 महीने के रोजे रख के और हम समझ रहे होते हैं कि ये हमें बख्शवाएंगे, ये तो पूरी जिंदगी के रोजे जब आपके पलड़े में होंगे तो मजा ही मजा, मदीने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिर शरीफ साहब ने हमें लाहौर से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनके रिश्ते के मसाइल हैं, इनकी शादी नहीं हो रही। ये शरीफ साहब की अपनी, या समीओ या मुजीबो पढ़े, कोई रुकावट नहीं है।
अल्लाह करम, या समीओ या मुजीबो, समी के माने सबकी सुनने वाला, अल्लाह सबकी सुनने वाला है। मुजीब के माने सबकी कबूल करने वाला। 100 मरतबा पढ़े हर नमाज के बाद, कोई रुकावट नहीं है, इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा और जो अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर रखी है वो अच्छा रिश्ता हो जाए। बाद औक़ात क्या होता है, देर होती है। कुरान क्या है ना कि बहुत चीज़ें तुम समझते हो कि अच्छी हैं, मगर दरहाली की अच्छी नहीं होती, और बहुत चीज़ें तो बुरी है, दरहाली की अच्छी होती है। बिल्कुल शरीफ साहब, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपकी शादी हो जाएगी, आपका तो नाम ही शरीफ है माशाल्लाह। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर से हम हाजिर हो चुके हैं और आप दोस्तों के काफ़ी सारे सवालात जो है हम तक पहुंच गए हैं। हमने कोशिश की है जितने मैक्सिमम सवालात हम लिख सकें, लिख तो लिए, अब उन्हें प्रोग्राम में शामिल करना भी एक टारगेट है। आइए इन पे भी पूरा उतरते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, मिसेस बदर ने हमें कराची से रब्ता किया था। इन्होंने कहा था कि इनके बेटे के मोहरों का मसला था। हमने आपसे पूछा था, आपने हमें ये तजवीज़ किया था कि नहीं ऑपरेशन ना करवाएं, आपने कुछ पढ़ने के लिए दिया था वजीफ़ा, तो वो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं मगर अभी फ़र्क नहीं पड़ा है उस तरह। तो उन्होंने कहा दोबारा इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इनको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। देखिए, हमने पहले भी आपको इस्तिखारे में कहा था कि ऑपरेशन की इस्तिखारे में इजाज़त नहीं आ रही, अब भी हम आपको ये कह रहे हैं कि नहीं आ रही। लेकिन देखिए, आप हमारे मोहताज नहीं हैं, इस्तिखारा ज़न्नी है, क़तई नहीं है। अलबत्ता ये कि अगर डॉक्टर कहते हैं इसका कोई चारा नहीं है तो एक अलग बात है। अच्छा, आप हमारे पास आ जाते हैं ना, देखें आप अपने घर के किसी मर्द को भेज दें, मैं इनको ऑयल देता हूँ। देखिए, कुदरती जो चीज़ है, अल्लाह ताला का कुरान ये कह रहा है कि हमने कुरान नाज़िल फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा, कि हमने कुरान नाज़िल किया, इसमें शिफ़ा है, तो कुरानी इलाज भी करें। बहरहाल मैं आपसे को खुदा न खास्ता ये नहीं कहूँगा कि जो मेरी बातें मान लें। इस्तिखारे का भी जवाब यही आ रहा है कि ऑपरेशन ना करवाएं। आपका कराची से ताल्लुक़ है, आप हमारे पास से ऑयल ले जाएं, इलाज दे जाएं, अल्लाह करे इससे फ़ायदा हो जाए, वरना फिर जो भी आप करें। हमारी तरफ से कोई आपको कोई सख्ती नहीं है। हमारे खुद भी इस्तिखारा कर सकते हैं ना ये। हाँ, अच्छा, इस्तिखारा तरीका देते हैं वो वाला 6 रकत वाला तरीका देते हैं जो बड़ा आसान है। चलो वो रात वाला इस्तिखारा 7 दिन तक करेंगे तो हुआ ना हुआ, तो 6 रकत 15 मिनट जवाब मिल जाएगा यस्नो का। खैर यारा शरई यार वाली 2 आयतों का जो इस्तिखारा देते हैं 6 रकत का, वो ले जाएगा हमसे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, सीमा साहिबा ने हमें कराची से इन्होंने रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि ये बेटे की तरफ से बहुत परेशान है, बेटा साहब कुछ करते नहीं हैं। ये हमने कर लिए सवालात ये वाले? नहीं, ये नहीं किया हमने। सॉरी, ये मेरी कॉन्वर्सेशन में मेरे प्रोड्यूसर से चल रही थी तो अच्छा, तो इन्होंने ये बेटे की तरफ से बहुत परेशान है, ना कोई वजीफा बता दें कि बेटा ठीक हो जाए। या हादी या हादी या हादी 126 मरतबा पढ़े। हादी के माने राह दिखाने वाला, तो ये सीधे राह पे आ जाएगा इंशाल्लाह। माँ दुआ भी करें और इस महीने का निसाब भी पढ़े, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर कराची से हमें नूर जहां साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी औलाद के जो रिश्ते हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो नूरजहां बहन कोई रुकावट नहीं है और अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों में रखे। ये जो दिन है जुमेरात का दिन, ये रिश्ते होने का दिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने खलील के लिए ये दिन का इंतखाब किया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला उनको अता फरमाई इस दिन के। तो बच्चियों को चाहिए कि जुमेरात के दिन का रोज़ा रख लिया करें, बच्चियों की अम्मी को भी चाहिए। और ये तो सुन्नत से साबित है, प्यारे आका ने हर जुमेरात को रोज़ा रखा है। सुभान अल्लाह। तो ये एक तो रोज़े का अमल किया करें। बाकी अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल में आपकी मदद फरमाए। या शकूरो या शकूरो या शकूरो, फजर के बाद 5 तस्बीह और इशा के बाद 5 तस्बीह। शकूर के माने सिला देने वाला, आपको इसके पढ़ने का सिला मिलेगा कि इंशाल्लाह बच्चियों के रिश्ते हो जाएंगे। फिर हमें एक सास की कॉल आई है और ये तो एक बड़ी अजीम सास है, इनका तो नाम देना चाहिए मगर इनका नाम नहीं लेना, हमें इजाज़त नहीं है। एक खातून की कॉल आई है कराची से, इनकी बहू इनसे नाराज़ हैं और इन्होंने इसलिए फ़ोन किया कि बहू नाराज़ हैं तो कुछ बताएं कि उसकी नाराज़गी ठीक हो जाए और वो ठीक हो जाए। और फिर इन्होंने कहा कि इनके चेहरे पे कोई रुमा सा भी है, वो बालों मेरा बारीक बारीक बाल होते हैं जो, तो बातें देखिए, चेहरे का भी जवाब दूंगा। पहले जवाब तो ये कि जो बहू नाराज़ उसके लिए फजर की नमाज के बाद 5 तस्बीह पढ़े, 5.5 तस्बीह यानी 555 मरतबा पढ़े। या रहीमो या रहीमो या रहीम,
555 मरतबा फजर की बात पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला जो भी नाराज दिल से उनका दिल नरम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कि नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ लिया करें, या नूरो या नूरो या नूरो, पढ़कर अपने चेहरे पर बने। आमतौर पर हमारी बच्चियों को भी शिकायत होती है कि हमारा चेहरा पुरकशिश नहीं है, तो वही सवाब की जैसे पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के, और या नूरो 11 मतलब पढ़कर तो चेहरे पर अल्लाह ताला ऐसा कर देगा, चेहरा नूर अल्लाह नूर हो जाएगा अल्लाह ने चाह तो। और ये जो मामला रूह, ये जो क्या इसको रूहे कहते हैं, क्या रूह सब बारीक से बाहर, तो ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी सवालात काफ़ी हैं और वक्त जो है ना वो कम है, मुकाबला सख्त है। नरगिस साहिबा ने फैसलाबाद से हमें रब्ता किया था, उन्होंने कहा था, इन्होंने नया घर बनाया था और कहा था हज़रत ने कहा था कि इस घर को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताएं कि क्या हम उसी इलाके में एक और घर भी ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, बिल्कुल, इजाज़त आ रही है, मुबारक हो। अच्छा, लाहौर से खालिदा साहिबा ने हमें रब्ता किया है, इन्होंने कहा है कि इनके शौहर बीमार हैं और बच्चों के रिश्तों के मसले हैं। अल्लाह ताला इनके शोर को शिफा अता फरमाए। ये जो मेरे निसाब दिखा दीजिए, ये इस महीने का जो निसाब हमने आपको दिया है कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा कलमा तैयबा, और इसके बाद पूरे दिन में 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की, और 3 रोज़े हदीस पाक में कि जो है ना रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, वजह कुछ भी नहीं है। बाकी इस निसाब करेंगे तो इंशाल्लाह सेहत भी नसीब होगी और रिश्ते भी नसीब हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जुबैदा साहिबा ने हमें रावलपिंडी से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि ये बीमार हैं, खुद इनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है और इनके यहाँ भी बच्चों के रिश्तों का मसला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, हई के माने खुद जिंदा रखने वाला, इस वजीफे को करें इंशाल्लाह नमाज के बाद 100 मरतबा। बाकी रिश्ते के लिए भी मैंने बताया था कि सुबह इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद या शकुरो ये 5 तस्बीह पढ़ लें। ठीक। हमें जाहिदा साहिबा ने फैसलाबाद से रब्ता किया है। ओके, तो इन्होंने अपने दामाद के हवाले से जो है ना वो कुछ पूछना है कि इनकी बेटी और इनके दामाद के जो ताल्लुकात जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, इसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताएं। या नाफियो या गफूरो, या नाफियो या गफूरो, ये अम्मी जान सोमना पड़ेगी ना तो अल्लाह ताला करेगा तो दामाद और बेटी में ना मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अव्वल आखिर दूसरी पढ़ ले 3 दिन। तो बाकी सारी माएँ भी पढ़ सकती हैं अपनी बेटियों के लिए, दामादों के लिए? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। हफीज़ा साहिबा ने कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनके दोनों बेटियों के रिश्तों के मसले हैं। उनको भी ये कह दें कि ये 5 तस्बीह फजर की नमाज के बाद और 5 तस्बीह इशा की नमाज के बाद या शकुरों की तिलावत करें। और कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, आज जुमेरात का दिन है बहन, हदीस पाक में कि शब जुमा कोई दुआ रद्द नहीं होती, इसी लालच में हम लोग वहाँ सिलानी मस्जिद दुआ करवाते हैं, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, हो सके तो आप भी आएँ, बेटियाँ भी आएँ पर्दे में। और जो लोग इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं उनको उससे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज पर आ जाएं और आप तकरीबन 8 बजे शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह आपको बाकायदा 8 बल्कि 7:50 पर तो आपको इंशाअल्लाह इज्तिमा 1 घंटे का मिल जाएगा। 9 बजे तक इज्तिमा चलता है हमारा दुआ का। और बाकी है कि ये करें या शुक्र वाला वजीफ़ा, अल्लाह ने चाह तो बड़ा करम होगा। बाकी हमसे पूरा इलाज भी मंगा सकते हैं इंशाअल्लाह। ये आखिरी सवाल था? जी आखिरी सवाल था इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबके जवाब दे दिए आज की, और बहुत सारे वो नाजरीन जो कॉल करना चाह रहे थे और जिनका रब्ता नहीं हो पाया वो कल भी ट्राई कर सकते हैं। कल 10 से 11 हज़रत फिर हमारे साथ मौजूद होंगे, और कल तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। और आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगा कि हम कुछ दुआया कलमात के साथ जो है वो आपसे इजाज़त चाहें। तो हज़रत आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ और दुआ के साथ हमें रुखसत करें। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की सारी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सब की, हमारे अहलो अयाल की, पूरी उम्मत की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़, रंज गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, रिश्तों के मसले, बेऔलादी के मसले, कारोबार के मसले, रोज़गार के मसले, नाचाकी के मसले हल फरमा दे। जिनके वीज़े का मसले वो हल हो जाए, जिनके इम्तिहानात के मसले वो हल हो जाए। या अल्लाह सब पर अपना करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे। जादू, जिन्नात, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरों से जान छुड़ा दे। और परवरदिगार आलम जो नाहगानी आफतें हैं उनसे बचा ले, बम, गोली, धमाके, एक्सीडेंट से बचा, जलजले, तूफ़ान, सैलाब, ताउन, कहद और सुर्ख आंधियों के शर से बचा। परवरदिगार ये जो कोरोना का शोर मचा हुआ है
इससे भी हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह हरमैन तय्यबैन के दरवाज़े खोल दे, मक्के मदीने में जाने वालों के लिए आसानी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारी ज़बानों को अपना जिक्र करने वाला, दिलों को शुक्र करने वाला, बदन को सब्र करने वाला और हमारी आंखों को तेरे खौफ से रोने वाला बना दे। बुरे अखलाक, बुरी आदतें और बुरी ख्वाहिशात से बचा ले। हमारी तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।